हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक के अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। क्योंकि अगर हमें स्ट्रोक के वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होगी, कुछ पता होगा, तो हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करते हुए ब्रेन के फर्दर नुकसान को बचा सकते हैं। क्योंकि जितना अर्ली हमारे नोटिस में आता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है और जितना जल्दी हम उसको रश करते हैं हॉस्पिटल तक, जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट एड मिल जाती है, उतना ज़्यादा हम ब्रेन को हो रहे नुकसान से बचाते चले जाते हैं। क्योंकि इनिशियली जब भी किसी को स्ट्रोक होना स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के अंदर जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है वो सिम्टम्स कुछ आवर्स पहले जनरेट हो और सकता है वो 1 वीक पहले भी जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर केसेस के अंदर देखने को मिलता है। जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक हो, चाहे इस्चेमिक स्ट्रोक हो, चाहे TIA के केसेस हों, जिसके अंदर कुछ फेज़ के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं जाती, तो कभी कभार जो TIA अटैक्स होते हैं वो आपके एपिलेप्सी अटैक्स की तरह भी देखने को मिलते हैं, या बहुत हल्का सा मिनी स्ट्रोक्स कहा जाता है उन्हें, कि बहुत माइनर सा चेंजेस आते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, थोड़े से टाइम के लिए वीकनेस आई बट वो रिकवर कर जाता है। लेकिन ये परमानेंट डैमेज की तरफ ना बदलता चला जाए, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा सिम्टम्स जो पेशेंट की बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, तो आप फटाफट उसको फर्स्ट एड दे पाओगे। क्योंकि कुछ जो अर्ली फेज़ होता है, जैसे आपके स्ट्रोक जब किसी को हो रहा है, इनिशियल जो 3-4 आवर्स है, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है, डिसाइडिंग पीरियड माना जाता है। क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए इस्चेमिक स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, हेमरेज नहीं हुआ है लेकिन क्लॉट जनरेट हुआ है, खून का थक्का बना है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ब्लड थिनर्स की अगर रिक्वायरमेंट है, चाहे इंजेक्टेबल के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में इनिशियल से स्टेज में, तो वो पेशेंट को फर्स्ट एड मिल जाता है। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं इस बीमारी का, हमें एकदम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले उसका MRI या CT स्कैन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता चल पाता है कि स्ट्रोक का टाइप, किस तरीके का स्ट्रोक पेशेंट को हो रहा है। ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं बना है, या वहाँ की कोई नस तो नहीं फटी है, हेमरेज तो नहीं हुआ है, या कोई टेम्परेरी फेज़ के लिए ही छोटा सा मिनी स्ट्रोक अटैक है। तो वो हम जज कर पाते हैं जब हमें कुछ सिम्टम्स की नॉलेज होगी, और उन सिम्टम्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फास्ट एक्ट करना ज़रूरी है, और इसी फास्ट वर्ड को लेकर एक एब्रीवेशन भी बनी है। इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम स्ट्रोक के सिम्टम्स को जज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट लेटर है F, जिसका मतलब होता है फेशियल ड्रूपिंग। फेशियल ड्रूपिंग मतलब कि अगर पेशेंट का फेस टेढ़ा होने लग रहा है, या जब आप पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोलते हो तो आपको कुछ डेविएशन नज़र आती है, या पेशेंट अगर पानी पी रहा है तो साइड से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फेस टेढ़ा होने लगता है। ये सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है स्ट्रोक के अंदर। सेकंड जो लेटर आता है वो है A के से हम डिनोट करते हैं आर्म वीकनेस। जब भी किसी को स्ट्रोक होना स्टार्ट होता है तो देखने को क्या मिलता है, ज़्यादातर उसकी एक साइड ऑफ द बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस होने लगती है। तो वो उसकी आर्म से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे अगर पेशेंट को बाजू उठाने में बहुत एफर्ट लग रहा है, या दोनों साइड्स के हाथ के कंपैरिजन में एक आर्म, मान लीजिए राइट हैंड साइड है, उसमें मूवमेंट उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पेशेंट को हल्का हल्का पेन बन रहा है, सुनपन बन रहा है, भारीपन बन रहा है, तो वो भी एक अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम होता है स्ट्रोक का। अब नेक्स्ट जो लेटर आता है वो है S से डिनोट होता है स्लर्ड स्पीच या डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। अगर पेशेंट की स्पीच में कोई भी वेरिएशन आ रही है, या तो पेशेंट ठीक से नहीं बोल पा रहा है, उसके शब्द लंबे होते चले जा रहे हैं, अगर वो कुछ भी मांग रहा है उसके वर्ड्स बहुत लंबे खिंचते चले जा रहे हैं, अगर मान लीजिए वो किसी को आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, पानी मांग रहा है, तो उसके वर्ड्स बहुत लंबे हो जाते हैं,
पानी, इस तरीके की अगर उसकी वॉइस होनी स्टार्ट होती है, उसकी स्पीच होनी स्टार्ट होती है, तो समझ लेना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, या तो उसके अर्ली सिम्टम्स हैं या फिर अभी अभी पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है। अब लास्ट जो हमारा लेटर होता है वो है टी। टी से होता है, टी का मीनिंग है टाइम, टाइम को डिनोट करता है। टाइम का हमें क्या ध्यान रखना है कि अर्ली एज पॉसिबल हमें एक्ट करना होता है जब किसी को स्ट्रोक हो रहा होता है। फटाफट पेशेंट को रश करना होता है हॉस्पिटल के लिए, ताकि उसका एमआरआई या सीटी टाइमली हो जाए, ताकि जो फर्दर डैमेज ब्रेन के अंदर हो रहा है वो वहीं पे हम रोक सकें, उसे कर्व कर सकें, उसे मैनेज कर सकें। वो हम तब कर सकते हैं जब टाइमली उसका एमआरआई या सीटी स्कैन होगा। इनिशियल 3-4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर इन्फार्क्ट आया है, खून का थक्का आया है, क्योंकि अगर खून का थक्का वहाँ पर बन रहा है तो कुछ ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं पेशेंट को, जो मदद करते हैं उस खून के थक्के को कम करने में, रोकने में, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि फर्दर पेशेंट का जो ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है उसको हम टाइमली रोक पाते हैं। और जो फर्दर नुकसान पेशेंट की बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे बॉडी में जो वीकनेस है, मूवमेंट में लॉस है, उसको हम उसी स्टेज पे कर्व कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो फास्ट मैंने आपको वर्ड बताया है उतने ही फास्टली हमें एक्ट भी करना है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी कि ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी पर्सन में देखने को मिल रहा है, तो हाथ के हाथ हमें क्या करना है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं तो जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभार जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, वो आता है क्लिनिक पे, उसे पैरालिसिस हो चुका होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि इसका ऑनसेट कैसे हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन हुआ था, या चक्कर खा के गिर गए थे, कान से खून आया था, नाक से खून आया था, या क्या हुआ था, आपको पता चला था। तो कभी कभार पेशेंट बोलता है कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे चक्कर आ गया था, मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। जब कभी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जब ऑनसेट सडन होता है, तो पेशेंट कई बार बताता है मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, खाना खाने बैठा था, लेकिन जब मैं खाना खाने लगा तो स्पून उठाया, मुंह तक लेके जा रहा हूँ, वो मैं मुंह तक नहीं लेके जा पा रहा था, मेरी आर्म में वीकनेस हो रही थी और मेरी टंग की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, मैं मुंह पूरी तरह से खोल नहीं पा रहा था। कभी कभार पेशेंट पानी पी रहा होता है, पानी पीते पीते अगर स्ट्रोक होता है तो साइड से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, या पेशेंट के वर्ड्स लंबे होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट अगर किसी को बुला रहा है सडनली और उसे स्ट्रोक हो रहा था, तो वो वर्ड्स लंबे खिंचते चले जाते हैं, वो स्पीच में वेरिएशन हमें समझ आने लग जाती है, या पेशेंट स्टैमर करने लगता है, या शब्द बहुत लंबे खिंचने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट की एकदम स्लरिंग हो जाती है वॉइस की, ठीक से बोल नहीं पाता। तो ये ही साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट की बॉडी में आ रहे होते हैं। अब इसका अर्ली एज पॉसिबल अगर डायग्नोस बन जाता है, हमें पता चल जाता है, हम इन साइंस एंड सिम्टम्स को पकड़ पाते हैं, तो पेशेंट फर्दर नुकसान से बच जाता है। ब्रेन के अंदर जो और नुकसान हो रहा होता है उसे हम टाइमली रोक पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का बीपी बहुत तेज़ी से शूटअप किया और पेशेंट को हेमरेज हुआ है, ब्रेन के अंदर नस फट गई है, उसका मैनेजमेंट टाइमली ज़रूरी है। कभी कभार कुछ केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाती है, हमें सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग जनरेट हो जाती है। उस कंडीशन में उस स्वेलिंग को रिलीज़ करने के लिए कई बार हमें वहाँ पर सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। अब पोस्ट सर्जिकल जो केसेस जितने भी देखने को मिलते हैं पैरालिसिस के, एक बार सर्जरी हो गई है, क्रेनियोटॉमी हुई है और पेशेंट के अंदर अभी भी वीकनेस बनी हुई है, टेम्परेली हमने वहाँ ब्रेन को ओपन करके वहाँ पर या तो क्लॉट को रिमूव किया या फिर वहाँ जो हेमरेज था उसको क्लीन अप किया, जो खून फैला हुआ था। लेकिन कई बार क्या देखने को मिलता है, उस सर्जरी के दौरान ही कुछ ऐसी ब्रेन की वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जितने भी पोस्ट सर्जिकल केसेस हैं उनके अंदर हमें ध्यान रखना है, उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं है। अगर हम डे 1 से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, अपने ब्रेन को दोबारा से सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलती है। अब हमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे ही आप एक बार थोड़ा सा पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलते हो,
हीलिंग की तरफ जाते हो, रिकवरी की तरफ जा रहे हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वैसे ही हमें ब्रेन की ट्रेनिंग को स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पोस्ट सर्जिकल केसेस में नॉर्मल पैरालिसिस के केसेस से ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए, ऐसा माना जाता है। बाकी हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है, हर एक पेशेंट की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उसकी अपनी एक विल पावर होती है, उसकी बॉडी की एक हीलिंग की स्ट्रेंथ होती है, वो हर एक इंडिविजुअल में अलग होती है। तो इसलिए हम कुछ भी रैंडमली जज नहीं कर सकते, बट एक जनरलाइज्ड क्राइटेरिया ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा देखने को ज़्यादातर केसेस के अंदर मिलता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, चाहे आपका ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, हेमरेज हुआ, या टेम्परेरी ट्रांजिएंट फेज़ के लिए ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं गई, उसकी वजह से हमारी बॉडी अब काम नहीं कर रही है, चाहे मान लीजिए ब्रेन आपकी बॉडी की राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर, पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखने के अंदर। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी को इनिशियली स्ट्रोक होता है, खुद से बॉडी कोशिश करती है रिकवरी की, उस रिकवरी को आगे चलकर बनाए रखने का काम करना ज़रूरी है। इसलिए हमें ब्रेन को सिखाना ज़रूरी है। अब ब्रेन का जो हिस्सा जहाँ पर डैमेज हुआ वो परमानेंटली डेड हो जाता है, कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकता, किसी भी पैथी के पास ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना है। ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती रीजनरेट होने की, दोबारा से जो डेड हो चुका है वो ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन बाकी ब्रेन, उसके पास कैपेबिलिटी है आपस में कनेक्शन बनाते हुए काम करने की, उसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। इनिशियली जब किसी को स्ट्रोक होता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद से बॉडी के अंदर हो रही होती है। अब एक ऐसा फेज़ आता है जब पेशेंट को स्ट्रोक हुए 5-6 महीने हो जाते हैं या कई साल बीत जाते हैं, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी धीरे धीरे करके स्टॉप होने लगती है और बॉडी के अंदर जो रिकवरी आ रही होती है वो वहीं पे रुक जाती है, उससे आगे रिकवरी नहीं आ पा रही होती। तो जब भी पेशेंट्स के अंदर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है, तो हम इनिशियली उसको डायग्नोसिस बनाते हैं कि हुआ किस वजह से, कोई एक्सीडेंट था, सिर पे चोट लगी थी, या सडन ऑनसेट था, क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, क्या हुआ है ऐसा ब्रेन के अंदर, और ब्रेन का कितना पार्ट डैमेज्ड है, उस पर डिपेंड करती है आपकी रिकवरी। अगर ब्रेन का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो चुका है तो उसके अंदर ब्रेन की ट्रेनिंग करने में बहुत मेहनत लगती है और पेशेंट को पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर बार बार पेशेंट को ब्रेन को ट्रेन करना होता है। अब ब्रेन को हम ट्रेन किस तरह से कर सकते हैं? ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ करवाई जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में एक माइनर छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जो हमारा ब्रेन ऑलरेडी कर रहा होता है। अब फिजियोथेरेपी में बेसिक फिजिकल एक्सरसाइजेज आती है जिसमें आपके मसल्स के अंदर स्टिफनेस ना आए उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लंबा टाइम बीत जाने के बाद पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। पेशेंट की बॉडी में हो रही स्टिफनेस को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐंठन इतनी ज़्यादा बनी रहेगी तो पूरी फिजिकल मूवमेंट्स नहीं आ पाती। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत लाइट हैंड से पेशेंट की मसल्स, जॉइंट्स पे हल्के हाथ से मसाज कर सकते हो, सिकाई कर सकते हो, और उसके बाद उन्हें एक्सरसाइजेस करवानी होती है। एक्सरसाइजेस ऐसी करवानी होती है जिसके अंदर पेशेंट का दम ज़्यादा लगे, आपका एफर्ट कम से कम लगे। वो होती हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस। एक्टिव एक्सरसाइजेस के अंदर पेशेंट का ब्रेन दोबारा सीखता है, क्योंकि वो एक्टिविटी पेशेंट को खुद से करनी होती है। अगर हम पेशेंट को लिटा के एक्सरसाइज करवा रहे हैं और अपना एफर्ट ज़्यादा लगवा रहे हैं, उसके अंदर पेशेंट की एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, जो अटेंडेंट करवा रहा होता है उसी की एक्सरसाइज हो रही होती है। इनिशियली जब पेशेंट बेड रिडन है तब हाँ ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि थोड़ी सी मूवमेंट करवाने के लिए हमें मैनुअली करवानी पड़ती है एक्सरसाइजेस। बट एक बार जब पेशेंट थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट करता है, थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट करता है, उस कंडीशन के अंदर उसे पकड़ के खड़ा करना, थोड़े थोड़े कदम चलवाना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, उसकी मांसपेशियों के अंदर ऐंठन बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा, अगर कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, पैर में, और काफ़ी लंबा टाइम प्लास्टर लगा हुआ है, तो 3-4 वीक्स के बाद क्या, जब वो प्लास्टर हम रिमूव करते हैं, एकदम से हमारी हाथ की, पैर की मूवमेंट नहीं आ पाती,
क्योंकि वहाँ पर स्टिफनेस जनरेट हो जाती है। उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए, थोड़ी मालिश कीजिए, सिकाई कीजिए और लाइट एक्सरसाइज कीजिए। वही रूल अप्लाई होता है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर। अगर पैरालिसिस के पेशेंट में मान लीजिए हाथ में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है कि मुट्ठी बिल्कुल टाइट बंद है, उस कंडीशन में उसको लूज़ करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उतनी स्टिफनेस में कभी भी मूवमेंट नहीं आ पाएगी। और बहुत लंबा टाइम अगर हम ऐसे हाथ पैर को छोड़ देते हैं, मसल्स को, जॉइंट्स को छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर ऐंठन बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है। ऐसा मैंने कुछ पेशेंट्स के अंदर अपनी 2-3 दिन की रीसेंट प्रैक्टिस के अंदर बहुत नोटिस किया है। जो भी लॉन्ग टर्म पेशेंट्स रहे हैं या जिन्होंने एक्सरसाइज इनिशियली की और फिर छोड़ दी है, उनके अंदर ऐंठन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मिलती है। अब ब्रेन के अंदर कभी भी जब भी डैमेज होता है, आपकी मसल्स ख़राब नहीं होती, हाथ पैर की मसल्स की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। अब ब्रेन जब कमांड नहीं भेज पाता है ठीक से हाथ पैर को चलाने का, हाथ पैर की मूवमेंट रुक जाती है और जब वो मूवमेंट नहीं हो पा रही है उसके कारण ही वहाँ पर ऐंठन आती है। इसलिए लाइट हैंड से मसाज, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर पेशेंट डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता रहता है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, थेरेपी स्टार्ट कर देता है या खुद से ही मेहनत करना स्टार्ट करता है, उन पेशेंट्स के अंदर ऐंठन कम देखने को मिलती है। जिन लोगों की बहुत लंबे टाइम से ऐंठन आती चली जाती है हाथ पैर में, मूवमेंट वो बिल्कुल नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, उनकी मांसपेशियाँ सूखने लगती है, अट्रोफी होने लगती है। उन केसेस में दोबारा से उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे पेशेंट्स भी हम डेली देखते हैं, पेशेंट्स तो हर तरीके के आते हैं। तो हमें इनिशियली क्या ध्यान रखना है, हम उस स्टेज तक पहुँचे ही ना। अगर किसी को अर्ली पैरालिसिस हुआ है और ऐंठन हल्की हल्की बननी स्टार्ट हुई है तो लाइट हैंड से बिल्कुल मसाज करना है, ज़ोर के दबा के मालिश कभी नहीं करनी है। मसल फाइबर्स के टूटने से या ज़ोर के प्रेशर देने से कई बार पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। हमें ध्यान रखना है बहुत ही जेंटली नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ऑयल जस्ट हम लिनेमेंट जैसे कोई लोशन लगाते हैं वैसे अप्लाई करना है, दबा के ज़ोर के मालिश नहीं करनी है। बहुत स्लोली ग्रेजुअली करोगे। जहाँ पे ऐंठन ज़्यादा महसूस होती है वहाँ हॉट वाटर बैग से, गर्म पानी के टॉवल से डिप करके निचोड़ के वहाँ पे सिकाई कर सकते हो, हल्का नमक डाल के भी कर सकते हो। उससे थोड़ा सा पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। और जब ऐंठन बहुत ज़्यादा होती है तो मालिश सिकाई करने के बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज हाथ पैर की करवानी चाहिए। उससे पेशेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पेशेंट एक्सरसाइज करने लायक बन जाता है। अब जैसा हमने इस वीडियो के अंदर बात किया पेशेंट के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जो स्ट्रोक के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर पेशेंट की बॉडी में कोई भी नमनेस बन रही है, सुई चुभने जैसा महसूस हो रहा है, हाथ पैर बहुत भारीपन लग रहा है, स्पीच में डिले आ रहा है या हाथ पैर की मूवमेंट में डिले आ रहा है, लैग आ रहा है, तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना है। हाथ के हाथ हमें नियर बाय हॉस्पिटल जाके दिखाना ज़रूर है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी हो जाता है। कई बार पेशेंट डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होता है, उसकी वजह से इन फ्यूचर उसे दिक्कत हो जाती है, तो वो रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से बचे रहें। और अगर किसी को ये बीमारी हो चुकी है, ऑलरेडी वो सफ़र कर रहा है, उसकी रिकवरी के लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं लाऊंगी बहुत सी टिप्स जो आपको मदद करेगी जल्दी से जल्दी रिकवर होने में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।